वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज है 24 जुलाई और आज की जो क्लास हमारी है वो सभी NHM GNM एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे राजस्थान MP UP कहीं का भी पेपर हो। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोगों के जहाँ के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई से भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको पेपर में से क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं। सेकेंड थिंग, कल से आपके लिए, कल मंडे से और 24 जुलाई से आपको डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास रहेगी, जो कि आपको मॉर्निंग 10 o'clock से लेके आपकी जो क्लास चलेगी वो 12 o'clock तक चलेगी। 2 घंटे में आपका जैसे टाइमिंग आपको दी जाती है सेम एज वैसे ही आपको क्लास चलेगी। एक महीने में हम 30 पेपर सॉल्व करेंगे, पर मंथ 30 पेपर सॉल्व होंगे और जो आपकी ये क्लासेस हैं डेली मॉडल पेपर वाली क्लासेस ये भी कंटिन्यू चलेंगी। तो चैनल पर आप लोग बने रहिए। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी क्लासेस कभी भी मिस ना हो पाए। और जो भी लोग NHM का पेपर दे रहे हैं मैं उनको बता दूं कि यदि आप PDF फॉर्मेट में पेपर्स परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर परचेस कर सकते हैं। और इनकेस आप किसी भी रीज़न से पेपर्स नहीं ले पाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरे पेपर्स आपको चैनल पर भी अपडेट कर दिए जाएंगे। जितने भी पेपर में भी मेरे पास 300 और 400 तक नर्सिंग के पेपर्स होंगे, अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग नर्सिंग कॉलेज के, वो सभी आपको एक एक करके चैनल पर एज एन वीडियो फॉर्मेट में भी अपडेट कर दिए जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं की है, जहाँ पर आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एडेड हैं, तो आप लोग वो पेपर्स भी वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। मेंबरशिप लीजिए और आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिना, और हम ये कह सकते हैं कि 199 की मेंबरशिप लीजिए और आप सभी PDF पढ़ सकते हैं। तो इतना चीप प्राइस में आपको कहीं पर भी कोई भी नर्सिंग का कंटेंट तो नहीं मिलेगा। इवन आप नर्सिंग की एक बुक लेने भी जाएंगे तो आपको 500 से 600 रुपये के बीच में ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी लोग ऑनलाइन यदि पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैलेंज क्विज खेलिए, PDF पेपर फॉर्मेट में आप पढ़िए कि आपके पेपर्स कैसे आते हैं। कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे बेझिझक किसी भी टाइम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन किस पार्ट्स को अफेक्ट करेगा, ईयर्स को, नोज को, आइस को कि टेस्ट बड्स को। तो यहाँ पर जो हेलुसिनेशन है जो कि स्पेशली किसको अफेक्ट करेगा, टेस्ट बड्स को, जो आप खा पी रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट कर रहा है किस पार्ट को अफेक्ट करेगा, टेस्ट बड्स के लिए। यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, जब कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है मतलब कि एब्सेंट है, उस चीज़ को आप परसीव करते हैं तो क्या कहलाएगा, हेलुसिनेशन। और यहाँ पर जो हेलुसिनेशन के टाइप्स हैं, यदि हम बेस्ड ऑन जो कि बिना किसी स्टिमुलस के रहे जो हेलुसिनेशन, जिसमें आप कुछ भी खा पी भी नहीं रहे लेकिन आपको वो टेस्ट फील हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी में है फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड, आपको लगता है कि कोई सेकंड थर्ड पर्सन आपसे बात कर रहा है लेकिन वहाँ पे आपसे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो वह ऑडिटरी क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब साउंड को लेके। गस्ट्रेटरी में क्या होगा, टेस्ट को लेके। ऑल्फैक्टरी का मतलब है आपको स्मेल, क्या है, स्मेल। यदि यहाँ पर आपसे गस्ट्रेटरी की जगह ऑल्फैक्टरी पूछते तो आप क्या कहते, नोज। फिर आता है विजुअल, मतलब आपके सामने जो चीज़ है ही नहीं, आप उसके बारे में आपको लगता है कि ये चीज़ है, तो क्या होगा, विजुअल। फिर आता है टेक्टाइल, मतलब आपको टच, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच, या आपको किसी ने टच किया है, छुआ है, बट किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो क्या है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। और सबसे ज़्यादा जो इन सभी में डेंजरस हेलुसिनेशन होता है वो होता है गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। और कुछ जो अलग अलग टाइप की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम जाते हैं तो सभी टाइप के हेलुसिनेशन किसी ना किसी एक प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेंगे ही। ऑडियो मतलब सुनने वाला, गस्टेशन मतलब आपको टेस्ट को लेके, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल को लेके, विजुअल मतलब देखने आँखों को लेके आपको, टेक्टाइल का मतलब है कि आपको टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन,
पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो पार्किंसंस डिसीज किसके द्वारा होगी? डिमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन, हेरिडिटरी फैक्टर, डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू ओल्ड एज। तो ओल्ड एज के कारण सेनाइल डिमेंशिया होता है यदि ब्रेन सेल्स की डेथ होती है तो। यहाँ पर कहा है कि पार्किंसंस किसके कारण होता है? डोपामीन के इम्पेयरमेंट के कारण, डोपामीन की कमी होने के कारण। और ये कब होगी? जब जो सेल्स हैं, जो भी सेल्स डोपामीन को बना रही हैं, क्या है? नर्व सेल जो डोपामीन को बना रही हैं, उन सेल्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी जिसके कारण वो डोपामीन को नहीं बना पा रही हैं, तब क्या होगी यहाँ पर? पार्किंसंस की आपको एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन इन केस ना आए, उसमें ओनली न्यूरोट्रांसमीटर पूछा जाएगा कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा, तो होगा डोपामाइन। एल्जाइमर में पूछते हैं तो कौन सा? एसिटाइल कोलिन। इसी तरीके से पार्किंसंस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वह डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। नेक्स्ट वन इज condition in which menstruation occurs but is not visible because of an obstruction of the outflow tract is known as। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन जो फ्लो है ब्लड का वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा, वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, वो क्या कहलाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया, जीरोकॉप्स, डिस्मेनोरिया पे मेनोरेजिया। कौन सी कंडीशन कहलाएगी जिसमें मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है, मतलब पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बीच में क्या हो रहा है? जो ब्लीडिंग है वो दिखाई नहीं दे रही। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन वेजाइना के यहाँ हो सकता है, आपकी सर्विक्स के यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जो सिचुएशन क्या कहलाएगी? क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगी? क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया सबको पता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगी, क्रैम्प्स आएंगे। मेनोरेजिया में हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बीच में। नेक्स्ट वन इज इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेज में इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाएगा? बर्थ टू 1 ईयर तक, 4 वीक्स टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज में इन्फेंसी पीरियड कहलाएगा 4 हफ्ते से लेके 1 साल तक का। कब तक का? 4 वीक्स टू 1 ईयर तक का। यहाँ पर ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे कहा है कि 4 वीक्स टू 1 ईयर, तो ये तो हो गया आपका इन्फेंसी पीरियड। 0 to 28 डेज तक का पीरियड कहलाता है न्यूबॉर्न पीरियड। 0 to 7 अर्ली न्यूबॉर्न होगा और अर्ली न्यूनेट कहेंगे हम, लेकिन 0 से 28 दिन तक का कहलाएगा न्यूबॉर्न। 1 महीने से 1 साल इन्फेंट, 1 to 3 ईयर तक टोडलर्स, 3 to 6 ईयर प्री स्कूलर, मतलब जो LKG UKG के बच्चे होते हैं वो, 6 to 12 ईयर तक जो 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो आ जाएंगे। 12 to 18 ईयर के जो बच्चे होंगे वो किस में आएंगे? एडोलेसेंट कैटेगरी में। बट बेस्ड ऑन WHO की डेफिनेशन के एडोलेसेंट एज ग्रुप कंसीडर किया जाता है 10 से 19 साल तक का। क्लियर है? 10 to 19 ईयर्स तक का। नेक्स्ट वन इज एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेशियल एबनॉर्मलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड विजन एबनॉर्मलिटीज। दीज एबनॉर्मलिटी आर प्रोबेबली कॉज्ड बाय मैटरनल कॉज। तो यहाँ पर इन्फेंट बॉर्न हुआ है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मलिटीज़ भी है, लेकिन ये इन सभी चीज़ों के पीछे जो कारण है वो मैटरनल कॉज। तो वो कौन सा होगा? मतलब माँ को किस चीज़ की कमी रही होगी, या फिर उसने क्या खाया पिया होगा? फॉलिक एसिड की कमी रही होगी, विटामिन A की रही होगी, विटामिन B6 की, या फिर अल्कोहल कंजप्शन की। फॉलिक एसिड की कमी से तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप होगा बेबी को। विटामिन A, विटामिन B6 या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ है, फ्लैट फेस है, विजन इम्पेयरमेंट है, सब कुछ हो रहा है कि माँ ने प्रेगनेंसी के टाइम पर भर भर के शराब पी है। क्या है? भर भर के अल्कोहल पिया है, मतलब कि शराब पी है, दारू पी है, जिसके कारण बेबी की बैंड बज गई। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में कहलाएंगी। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब प्रेगनेंसी में माँ ने क्या किया हो, अच्छी खासी शराब पी हो, तो उस कारण से बच्चे का दिमाग जो ब्रेन है वो डैमेज होगा, ग्रोथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिसके कारण बच्चे का जो लो नेजल ब्रिज फ्लैट रहेगा, माइनर ईयर एबनॉर्मलिटीज होगी, सुनने में प्रॉब्लम होगी, माइक्रोजेंथिया होगा बच्चे को, जो चिन है बहुत ही छोटी होगी, थिन अपर लिप होंगे यहाँ पर,
फ्लैट मिडिल एंड शॉर्ट नोज होंगे, शॉर्ट पाल्पेब्रल फिश होगा, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हम कहें फेशियल एबनॉर्मलिटीज ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज द विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन स्टोर करके रखी जाएगी? ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर या फिर मीजल्स। तो जो वैक्सीन स्टोर करके फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी रेफ्रिजरेटर में वो होगी ओरल पोलियो वैक्सीन और मीजल्स। मीजल्स और ओपीवी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसीलिए इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है वहाँ पर रखी जाएंगी। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन पूछे तो आपको कहना है ओपीवी, ओपीवी ऑप्शन में ना हो तो मीजल्स। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। यदि बच्चे की उम्र 1 से 2 साल है तो यहाँ पर पल्स रेट कितनी होगी? 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। यहाँ पर जो पल्स रेट की बात हो रही है तो बच्चे की पल्स रेट 1 से 2 साल के बच्चे की होगी कितनी? 80 से 130, 80 to 130 बेस्ड ऑन एज ग्रुप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पल्स रेट बताया हुआ है। एक जो शॉर्ट्स चैनल है वहाँ पर रिसेंट में ब्लड प्रेशर पढ़ाया गया है, आप जाके वहाँ पर ज़रूर चेक करना। जो बर्थ से लेके एडल्टहुड और जेरियाट्रिक पर्सन में कितना बीपी होगा, क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी, कैसे बीपी आपका बढ़ेगा घटेगा, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको एक 15 मिनट की क्लास में बताया गया है, तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देखना। पल्स रेट होगा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। न्यूबॉर्न बेबी में जब बच्चा 0 से 3 महीने का होगा तो 100 से 150 बीट पर मिनट एट द टाइम ऑफ बर्थ नॉर्मल कंसीडर की जाती है, जब 140 से 160 हो। क्लियर। इन्फेंसी में क्या होगा? 90 से 120, फिर 6 to 12 मंथ के पीरियड में 100 से 160 होगा। चिल्ड्रन है तो 1 से 10 साल के हैं तो 60 से 130 तक जाएगा। और जिन बच्चों की उम्र 10 साल या फिर एडल्ट है तो नॉर्मली जितना एडल्ट का होता है उतना जाएगा। बिलो 60 जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया कहेंगे हम, और ओवर 100 जाएगा तो टैकीकार्डिया। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड। तो हम पूरे विश्व में हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को, 29 दिसंबर, 28 सितंबर या फिर 28 जनवरी। तो वर्ल्ड हार्ट डे क्या है? वर्ल्ड हार्ट डे है जो कब मनाते हैं हर साल? तो हर साल विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। कब? 29 सितंबर को। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हार्ट डे तो हम मनाते हैं 29 सितंबर को। जो विश्व का पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था डॉक्टर क्रिस बार्नार्ड ने किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 3 दिसंबर 1967 को केपटाउन में, क्रूड सेचर हॉस्पिटल केपटाउन में किया गया था। डॉक्टर क्रिस बार्नार्ड ने ट्रांसप्लांटेशन किया था। पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपको पूछ सकते हैं 3 दिसंबर 1967 को केपटाउन में किया गया था। इंडिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 1968 में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। डॉक्टर पीके सेन ने इसको किया था 1968 में। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज। डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग मतलब आप जो सांस लेते हैं तो क्या है, जो डेप्थ है क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट है जो कि नॉर्मल आती है 16 to 20 की रेंज में आ रही है, लेकिन ब्रीदिंग की जो डेप्थ है वो क्या है? बड़ी है। हाइपर एपनिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ऑर्थोपनिया होगा, कुस्माल्स ब्रीदिंग होगा। तो यहाँ पर ब्रीदिंग की डेप्थ बड़ी है लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो ये कहलाएगा आपका हाइपर एपनिया। क्या होगा? हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मल लेकिन स्लो ब्रीदिंग। ऑर्थोपनिया में जब आप लेटे या फिर लेटे हुए फ्लैट पोजीशन में तब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है वो। स्मॉल ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में देखने को मिलेगी, जिसमें डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन इज द
द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबीज। ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसर थेरेपी किस तरीके से काम करेगी कि जो ऑटो इम्यून डिसीज है एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन जब हम इम्यूनोसप्रेसर थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो खुद की ऑन एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। जब आपकी बॉडी में यहाँ पर ये देखिए इस इमेज से आपको इजीली माइस्थेनिया ग्रेविस समझ में आएगा। ये रही यहाँ पर सिनेप्सिस जो क्या कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, एसिटाइल कोलिन रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगी, रिलीज साइट होगी नर्व टर्मिनल के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन रहेगा क्या है, यहाँ पर जो इम्पल्सेस हैं मसल्स तक जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स हैं मसल्स तक जा रहे हैं, यदि यहाँ पर आपकी ऑटो एंटीबॉडी बनती है तो ये क्या करेंगी, इन रिसेप्टर को ख़त्म करने का काम करेंगी, राइट। लेकिन जब यदि हम यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो यहाँ पर खुद की ऑटो एंटीबॉडी बन रही है क्या होंगी, कम हो जाएंगी। कैसी होंगी, कम होंगी। जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तब ये क्या करेंगी, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज करने का काम कर रही है, नष्ट करने का काम कर रही हैं, तो ये कम होगा। और इसी तरीके से माइस्थेनिया ग्रेविस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक मेन जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का काम क्या होगा, जो खुद की एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को कम करना। और जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तो एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है डैमेज हो रहा है, प्रॉपर इम्पल्सेस नहीं जा पाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इस तरीके से कारगर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg देन इट मीन्स बेबी इज। यदि न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसका वजन कितना है, 2 किलो 900 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेबी कैसी कंडीशन में पैदा हुआ है, लो बर्थ वेट बेबीज है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, स्मॉल फॉर डेट बेबी या फिर नॉर्मल बर्थ वेट बेबी है। तो किस तरीके का बेबी है जो पैदा हो गया जिसका वजन 2.9 kg है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल बर्थ वेट बेबी। बिकॉज जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का वो होता है 2.5 kg से ज़्यादा। लेकिन जब ये 2.5 kg से कम होता है तब ये सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ में। किसमें, लो बर्थ वेट बेबीज़ में हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट। तो वेरी लो बर्थ वेट में ऐसे बेबीज आएंगे जिनका बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg या फिर 1500 ग्राम से भी कम हो एट द टाइम ऑफ बर्थ है। और जेस्टेशनल एज क्या रही हो, कंप्लीट रही हो, आफ्टर 37 वीक के बाद डिलीवर हुए हैं, लेकिन बर्थ वेट कितना है, 1500 ग्राम से कम है। फिर आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ। तो अब जिनका वजन 1000 ग्राम से भी कम है और 1 किलो से भी कम वजन के हैं तो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल MUAC दैट मीन्स मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनमें MUAC कितना होता है, क्या है, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है कितना होता है, 12 से 16 सेंटीमीटर, 9 से 11 सेंटीमीटर, 16 से 17 सेंटीमीटर या फिर 20 से 21 सेंटीमीटर। कितना होगा, सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल के थ्रू इसको समझेंगे कि MUAC है क्या। MUAC चेक किया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में, कहाँ से, मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। MUAC यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। किसके लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। अब यदि नॉर्मल एवरेज एट द टाइम ऑफ बर्थ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की बात की जाए कितना होगा, 9 to 11 सेंटीमीटर। कितना होगा, 9 to 11 सेंटीमीटर। फिर बात आती है 1 साल के बच्चे की, तो होगा 12 to 16 सेंटीमीटर। जैसे वेट और हाइट बढ़ती है उतने फास्ट तरीके से MUAC नहीं बढ़ता, ये भी आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर 1 साल में होगा 12 से 16 सेंटीमीटर। फिर होगा 1 से 5 साल की एज में तो 16 से 17। आपने 1 साल से 5 साल तक के बच्चे देखे होंगे, उनका जो आप MUAC चेक करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है, मोटा नहीं हो रहा है सब। नेक्स्ट आता है 12 ईयर। तो 12 में 17 to 18, 15 में 20 से 21 सेंटीमीटर MUAC रहेगा। MUAC चेक किया जाता है साकेर टेप से। ये टेप आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो रेड लाइन है, येलो है और ग्रीन है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं,
तो यहाँ पर MUAC इस तरीके से चेक किया जाएगा। यदि यहाँ पर बात की जाती है ग्रीन बैंड की, तो ग्रीन बैंड आता है दैट मीन्स बच्चा क्या है, हेल्दी है। 9 to 11 के ऊपर जाता है तो क्या है, बच्चा हेल्दी है। फिर यदि बिलो येलो में जाता है दैट मीन्स क्या है, बच्चे को जो बच्चा यदि येलो इसमें जाता है बैंड में दैट मीन्स बच्चा क्या है, मॉडरेट मालनरिश्ड है या फिर माइल्ड कह सकते हैं। यदि रेड में जाता है तो बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा मालनरिश्ड, सीवियर मालनरिश्ड है और बच्चे को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड द टोडलर ग्रुप, तो कौन सी स्टेज है जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी। ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 28 डेज, 28 दिन से 1 साल, 1 साल से 3 साल या फिर 3 से 6 साल। तो टोडलर एज ग्रुप की बात हो रही है और टोडलर एज ग्रुप कौन सी कहलाती है, तो टोडलर यहाँ पर कहलाएंगे जिनकी एज 1 साल से 3 साल तक हो। कौन सी, 1 से 3 साल तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड की। तो प्रीनेटल पीरियड होता है ओबम से लेके, क्या है, ओबम, जो कि 0 to 14 डेज आफ्टर द कॉन्सेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियो, क्या होगा, एम्ब्रियो, जो कि 14 दिन से 8 वीक तक, क्या कहलाएगा, 14 दिन से 8 वीक तक का। फिर आता है फीटस, 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ। याद रखना एम्ब्रियो पीरियड कब तक कहलाता है, 14 डेज to 8 वीक्स तक, देन 8 वीक्स to बर्थ तक, या फिर हम 8 से 40 वीक कह सकते हैं, कहलाएगा फीटस। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड, क्या होगा, पोस्ट नेटल पीरियड दैट मीन्स आफ्टर द डिलीवरी। न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएगा 0 to 28 डेज तक का। अर्ली न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 7 डेज तक के। यदि ओनली न्यूनेट पूछे तो 0 से 28 दिन। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेके 1 साल तक की एज ग्रुप का बच्चा, टोडलर 1 से 3 साल। फिर आते हैं यहाँ पर प्री स्कूलर, जो कि LKG UKG वाले बच्चे होते हैं 3 साल से लेके 6 साल तक के। स्कूल गोइंग में आएंगे 6 साल से 10 साल तक के। एडोलसेंट में 10 ईयर to 19 ईयर अकॉर्डिंग टू WHO के, तो एडोलसेंट ग्रुप में आएंगे। फिर आता है अर्ली एडोलसेंट पीरियड, मिडिल एडोलसेंट पीरियड एंड लेट एडोलसेंट पीरियड। तो एडोलसेंट पीरियड की 3 स्टेज हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट। एग्जाम में आपको आ सकती हैं तो आपको इनके लिए भी याद रखना है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है, कितनी पल्स रेट होगी, 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट, या फिर 60 to 100 पर मिनट। यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है और नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाती है तो कितनी होगी, 80 से 130 पर मिनट। जितनी कम एज होती है पल्स रेट उतनी ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। एज जितनी कम पल्स रेट उतनी ज़्यादा। न्यूबॉर्न में होगी 100 से 150 तक। इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चा अर्ली इन्फेंसी पीरियड में 6 मंथ तक का, तो 90 से 120। और ओनली इन्फेंट है तो 80 से 120। बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो 70 से 130। नेक्स्ट है यहाँ पर द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, क्या है यहाँ, सॉरी, जो न्यूबॉर्न बेबी है यहाँ पर, उनमें एक्सिलरी टेम्परेचर है जो कितना होगा, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 to 34.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। कॉजेटिव एजेंट है क्लोरेस्टेडियम टेटेनी, क्या है, टिटनस का कॉजेटिव एजेंट क्या हो गया, क्लोरेस्टेडियम टेटेनी। वो क्लोरेस्टेडियम टेटेनी यहाँ पर किस में है जो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो होगा ऑटोक्लेविंग। क्यों होगा, क्योंकि ऑटोक्लेविंग ही एक ओनली ऐसी मेथड है जिसमें स्पोर्स, क्या हैं, स्पोर्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो सभी चीज़ें मर जाएंगी। ना तो फ्यूमिगेशन में मरेंगी, ना बॉइलिंग में जो स्पोर्स हैं वो मरेंगे, ना ही फ्लेमिंग में, जलाने से भी। तो जो चीज़ यहाँ पर इफेक्टिव होगी वो होगी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में टिटनस के बैक्टीरिया और उसके जो स्पोर्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर में कौन सा लेवल होगा, जब कैंसर
ब्लैडर और रेक्टम तक स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा। थर्ड बी, फोर्थ ए, सेकेंड ए या फिर फोर्थ बी। तो कौन सी स्टेज होगी जिसमें कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है यदि किसी को, तो वो ब्लैडर और रेक्टम को भी फैल जाएगा, अफेक्ट करेगा। तो वो होगा फोर्थ ए। कौन सा होगा? फोर्थ ए। अब यहाँ पर जब कैंसर, देखिए सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेज फोर्थ होती है, यहाँ पर कैंसर स्प्रेड आउट होना है जो स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ पर एक कैंसर कहाँ पर होता है? रेक्टम और ब्लैडर में, तो ये क्या कहलाएगा? फोर्थ ए। और जब यही कैंसर बोन्स, लंग्स और लिवर, जो डिस्टेंट लोकेशन है, दैट मीन्स दूर के पार्ट हैं, उनमें जाके फैलता है। कहाँ से? सर्विक्स से यदि रेक्टम ब्लैडर में आए तो फोर्थ है, लेकिन जब डिस्टेंट ऑर्गन, दैट मीन्स जो बोन्स हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गए, यहाँ पर जाके फैलेगा, स्प्रेड आउट होगा सर्वाइकल कैंसर, तो ये कहलाएगा फोर्थ बी। यदि आपको एग्जाम में ब्लैडर और रेक्टम कहा है तो आपको कहना है फोर्थ ए। यदि कहें यही कि बोन्स में हो गया, लिवर में हो गया, तब आपको क्या कहना है? फोर्थ बी। करेक्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इफ यू आर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज विथ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल देन द कट ऑफ वैल्यू शुड बी। तो यदि आप डायबिटीज क्या कर रहे हैं, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से कंफर्म कर रहे हैं, कट ऑफ वैल्यू कितनी आनी चाहिए? फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 126 एंड पोस्ट PPBS मोर देन 200, FBS मोर देन 110 और PPBS 200। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? PPBS की वैल्यू बतानी है यहाँ पर और FBS की। तो क्या है जो आपका राइट आंसर होगा? यदि आप कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या है, डायबिटीज़ है या नहीं, तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है और आपको फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पर कंफर्मेटरी होगा वो होगा आपका 126 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और जो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होगा? मोर देन 220। तब कंफर्म होगा कि पर्सन को डायबिटीज़ है। नेक्स्ट वन, person whose weight is 80 kilogram and height is 156 centimeter, BMI of person interpreted as। एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा यदि पर्सन का वेट कितना है, 80 किलोग्राम है, हाइट है 156 सेंटीमीटर, तो BMI का आपको फॉर्मूला लगाना है बॉडी मास इंडेक्स का। तो यहाँ पर होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको इस हाइट को क्या करना है? कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको जो फॉर्मूला है, इरा यहाँ पर फॉर्मूला, जब आप यहाँ पर पर्सन का BMI कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा? हाइट मीटर स्क्वायर में निकालनी है, वेट किलोग्राम में निकालना है, पर्सन आएगा ओबेसिटी की कैटेगरी में। किसमें? ओबीस कैटेगरी में। यहाँ पर BMI की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 टू 24.9। यदि नॉर्मल BMI की हम बात करते हैं तो ये होगी 18.5 टू 24.9। लेकिन यदि यही BMI लेस देन 18.5 जाती है तब पेशेंट कहलाएगा कौन से उसमें? अंडरवेट में। किस में कहलाएगा? अंडरवेट में। लेकिन जब ये 18.5 से 24.9, ये डिपेंड करती है BMI आपके वेट एंड हाइट पर। ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वजन यदि आपका 80 kg हो जाए तो आप ओबेसिटी में आएंगे, ऐसा नहीं है। BMI डिपेंड करेगा आपकी हाइट और वेट दोनों पर। फिर आता है ओवरवेट में, तो 25 से 29.9 यदि BMI निकल के आती है तो ओवरवेट। यदि 29 से 30 के आगे जाता है तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी की फिर क्लासेस हैं जो अलग अलग 3 क्लासें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो कौन सा है जो यहाँ पर 3 क्लिनिकल कॉज हैं, कौन कौन से हैं? कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। तो ये किसके यहाँ पर ट्रायड मीन्स 3 सिम्टम है, मम्स के, मीजल्स के या फिर रूबेला और टाइफाइड के। तो किसके हैं? क्लिनिकल ट्रायड। क्लिनिकल ट्रायड का मतलब है 3 साइन है। कोरिएजा, कोरिएजा का मतलब होता है कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। नोज में सिम्टम है कोरिएजा में क्या होगा?
जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज़ की, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा कोरिएजा। जनरली कोल्ड और हे फीवर के कारण ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कफ और कंजक्टिवाइटिस तीनों साइन हो जाएंगे किसके लिए, मीजल्स के लिए। तो 3 क्लिनिकल ट्रायड सिम्टम है, कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर द मीजल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग आर वाटरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, वेक्टर्स, मॉस्क्यूटो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, वाटरबॉर्न डिसीज हैं, जिनके वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड या फिर मलेरिया। तो सभी के वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो। डेंगू का क्या है यहाँ पर, एडीज एगिप्टी। मलेरिया के लिए है जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ पर अब जो बात आती है टाइफॉइड की, किसकी, टाइफॉइड की। टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, इसका मच्छर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया तीनों के वेक्टर हैं जो मॉस्क्यूटो होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसप्लेसेंटल मोडेज। तो कौन सी डिसीज है जो ट्रांसप्लेसेंटल, दैट मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में नहीं जाएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज नहीं करेगी, कौन सी डिसीज होगी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV या फिर हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी चला जाएगा, इजीली वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू। सिफिलिस भी हो जाएगा बच्चे को, HIV भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस सी। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मोड होता है हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ए का, ये होता है फीको ओरल रूट। कौन सा, फीको ओरल रूट। तो ये किसी भी तरीके से ट्रांसप्लेसेंटल मोड से निडल प्रिक इंजरी से होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएशन कब किया गया था, 1962, 1972, 1982 या फिर 1952। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था 1962 में। कब, 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। अर्ली इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, सभी किसी एक को छोड़कर। अर्ली इनिशिएशन का मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल हो, तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो सभी केस में हेल्पफुल होगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट्स द ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस या फिर प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर यदि आपने जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे प्रिवेंट करेगा किसी एक को छोड़कर। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगा, यहाँ पर आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करने का काम करेगा क्योंकि सेल इन्वेजन होना स्टार्ट होता है इसलिए। फिर यहाँ पर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर भी काम करता है। जो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें एटलीस्ट 30 डेज तक, कितना, 30 डेज तक है जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट आपको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट वीनिंग टू एन इन्फेंटिस। तो बच्चे में आइडल टाइम क्या होगा वीनिंग के लिए। वीनिंग का मतलब होगा बेबी को जो फर्स्ट फूड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी कह सकते हैं, वीनिंग भी कह सकते हैं, और इस 6 मंथ की एज से स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्सेप्ट। तो सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर, माला एन, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी एंड विड्रावल। तो जो यहाँ पर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो विड्रावल। क्या है, विड्रावल मेल में यूज़ किया जाएगा ना कि फीमेल में। फीमेल में माला एन यूज़ किया जाएगा, डायफ्राम यूज़ किया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी किया जाएगा। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, विड्रावल। ट्यूबेक्टोमी इंडिया में कॉमनली यूज़ होने वाली स्टरलाइजेशन मेथड है जिसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, जिसको हम परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज IQ में भी डिफाइन करेंगे। तो IQ का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है वो है यहाँ पर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ पर आप देखिए आपका कौन सा आंसर होगा।
मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया है आपको। एग्जाम में या तो आपको IQ निकालने के लिए कहा जाएगा इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, या फिर आपको फॉर्मूला आ सकता है, या फिर आपको जो रेंज होती है मेंटल रिटार्डेशन के लिए IQ की वो आ सकती है। तो IQ का फुल जो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम वो होगा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये होगा यहाँ पर क्या होगा आपका IQ। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है किसके लिए, मेंटल रिटार्डेशन के लिए, एग्जाम में आपको हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर आपको IQ रेंज याद रखने की ज़रूरत होगी। जितना कम IQ होता जाएगा पर्सन की कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी। तो माइल्ड होगा यदि तो 50 से 70, मॉडरेट होगा तो 35 से 50, सीवियर होगा तो 20 से 35 और प्रोफाउंड होगा तो 20 एंड बिलो, जिसमें आपके लिए पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी सीवियर और प्रोफाउंड में। माइल्ड मॉडरेट में पेशेंट अपनी केयर थोड़ी बहुत कर सकता है, बट यदि एग्जाम में आता है कि एडमिशन की ज़रूरत किस केस में पड़ेगी, जब पर्सन का IQ लेवल बिलो 20 चला जाता है तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको IQ लेवल है जो पूरा याद करके जाना है, एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स द, तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व है एब्ड्यूसेंस है इसका नाम। तो क्या कंट्रोल करती है, टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, उनके आपको पूरे नाम, फंक्शन, कौन सी सेंसरी है और कौन सी यहाँ पर मोटार है और कौन सी मिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो एब्ड्यूसेंस है इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व काम करती है आई बॉल को मूव करने के लिए, कौन सी, आई बॉल को। और जो 3 क्रेनियल नर्व है, 3 क्रेनियल नर्व जो कि आई बॉल मूवमेंट को, आई बॉल कंट्रोल में हेल्प करती हैं, वो है ऑक्यूलोमोटार 3rd क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर 4th क्रेनियल नर्व एंड एब्ड्यूसेंस 6th नंबर की क्रेनियल नर्व। तीनों क्या करती हैं, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर Which of the following medications should be withheld a week before cardiac surgery? तो कोई भी कार्डियक सर्जरी होनी हो, हार्ट सर्जरी होनी हो, तो कौन सी मेडिसिन है 1 हफ्ते पहले ही विथहेल्ड कर दी जाती है, मतलब स्टॉप कर दी जाती है। यदि आपकी सर्जरी है जो अभी से 8 दिन बाद होने वाली है, तो इनमें से जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसको हम स्टॉप कर देंगे, सर्जरी के 1 वीक पहले। ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलॉल, रेमिप्रिल या फिर क्लोपिडिग्रोल। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है बिफोर कार्डियक सर्जरी के, वो है यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल। कौन सी, क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन को स्टॉप विथहेल्ड कर दिया जाता है क्योंकि एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है और पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के कारण क्या करना है, पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करना है, इसीलिए इस एंटी प्लेटलेट ड्रग को विथहेल्ड और स्टॉप कर दिया जाता है बिफोर द कार्डियक सर्जरी। Here is the correct answer is option number D, क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट है यहाँ पर Which hormone is present in hormonal contraceptive pills? तो यहाँ पर हम पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे विद इन 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कौन सा है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनमें से कौन सी हैं। प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, बोथ ए एंड बी होंगे या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। तो जितनी भी यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड OCP होती हैं जनरली, कौन सी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लो डोज रहेगा। और जो कंबाइंड OCP होती हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस को ही इनहिबिट करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी। ना होगा ओव्यूलेशन, ना यहाँ पर आपको कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि आती हैं तो वो है प्रोजेस्टासाइड, जो कि टी शेप्ड डिवाइस होती है। यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर ये है यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट। ये क्या है, प्रोजेस्टासाइट है, टी शेप डिवाइस है और ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। LNG होगा यहाँ पर, मेरेना जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर LNG और मेरेना
LNG और मिरेना, आपको इमेज आ सकती है एग्जाम में, तो ये किसकी इमेज है? मिरेना की। ये भी टी शेप्ड रिलीजिंग है जो कि लेवोनोजेस्ट्रॉल को 20 mcg लेवोनोजेस्ट्रॉल को रिलीज करेगी। यदि प्रोजेस्टासाइट की बात करें तो सेकंड नंबर की इमेज ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यहाँ पर, एक क्या है? प्रोजेस्टासाइट है। और ये पर डे टोटल इसमें 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, लेकिन ये रिलीज करेगा यूट्रस में कितना? 65 mcg पर डे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? यूट्राइन लाइनिंग और सर्वाइकल म्यूकस के यहाँ पर इफेक्ट करना। फिर आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन को ही हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं। याद रखना है आपको, थर्ड जनरेशन IUCD इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन रिलीजिंग IUCD एंड एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइट, मिरेना और LNG। फेलियर रेट 0.2% से भी कम है इसके। फिर आती है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। थर्ड पूछते हैं तो हार्मोन वाली याद रखना है। हार्मोन वाले में आपको क्या क्या आ जाएंगी? जितने भी हार्मोनल यहाँ पर मेथड होंगी। फिर आता है सेकेंड जनरेशन IUD में, तो सेकेंड में आएगा कॉपर-T 380A, कॉपर-T 200B, मल्टीलोड और नोवा-T। ये सब किसकी हैं? ये है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। फिर यहाँ पर आता है जो फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी नॉन मेडिकेटेड होंगी, जिनमें मेडिसिन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लिपेज लूप, स्पाइरल, कॉइल्स और बाव से सब क्या हैं? ये है यहाँ पर कौन से? ये फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको ये सभी IUCD हैं जो क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट, तो बैरियर मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर, डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज। तो यहाँ पर बैरियर का मतलब होगा मैकेनिकल, या फिर क्या बैरियर का मतलब होगा रोकने का काम करेंगे। डायफ्राम है यहाँ पर, कॉन्डोम है, वेजाइनल स्पॉन्ज है, सब क्या होगी? बैरियर मेथड होंगी। लिपेज लूप है फर्स्ट जनरेशन IUD, ये बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉपर-T 380A IUD शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन अ, तो कॉपर-T 380A IUD है जो कब रिमूव करवा सकते हैं? कितने टाइम में? 2 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, 10 साल में, 3 साल में, फिर 5 साल में। तो यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एफिशिएंसी है, मतलब कितने टाइम तक सही तरीके से काम करेगा, तो वो होगा 10 साल। लेकिन यदि आप 10 साल के पहले कंसीव करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको 10 ईयर तक ही इंसर्ट करवा के रखें। यदि आपने इंसर्ट करवाया है, आफ्टर दैट 1 ईयर, 6 मंथ और 2 ईयर में आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसको आप रिमूव करवा सकते हैं। IUD का फर्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है IUCD का, वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेन। एग्जाम में आता है आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ, तो ये क्वेश्चन आपके CHO के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP है, माला डी से किस तरीके से डिफर है? तो दोनों में जो डोज होता है, कौन सा? जो नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज होता है, एस्ट्रॉइडल डोज होता है, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग ये भी होगा, सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला एन है जो माला डी से इस तरीके से भिन्न है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कैसी? फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल रहेगी माला एन, लेकिन माला डी को आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स एज ग्रुप ऑफ, एलिजिबल का मतलब वो फर्टाइल कपल, फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो लोग कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल कौन से होंगे? तो फर्टाइल और एलिजिबल कपल माने जाते हैं 15 से 45 साल तक के, कौन से? 15 to 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल माने जाते हैं फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इज लैक्टेटिंग मदर इज, तो जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसमें कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी? मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमैन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लैक्टेटिंग मदर के लिए, जो नर्सिंग मदर भी कहते हैं हम जिनको, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहेगी वो होगी मिनी पिल्स, क्योंकि इसमें प्रोजेस्ट्रॉन का स्मॉल कंटेंट ही अवेलेबल होता है और ये प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है? कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल आपको मार्केट में प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स POPs के नाम से मिलेंगी या फिर मिनी पिल्स के नाम से
मिल जाएंगी और 99% है जो इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर और आता है, फिर आता है सहेली, जो कि वंसा वीक पिल हफ्ते में एक बार लेना है, जिसको हम ऑर्मेक्स लॉकफेम और सेंटोप्रोमेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सहेली है ये क्या है, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है और गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA, दैट मीन्स प्रोवेरा या फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से रहेगा यहाँ पर। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये कब दी जाती है, इट्स गिवन एवरी 2 वीक, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 ईयर। तो DMPA इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये हर 3 महीने में, कब, एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट से है जो 150 mg डोज है जो इसका दिया जाता है डीप IM इंजेक्शन के थ्रू। क्या है, डेपो प्रोवेरा, एग्जाम में आपको आता है तो डेपो प्रोवेरा दिया जाता है कब, एवरी 3 मंथ में। कब दिया जाएगा, एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाएगा। आपको ये एग्जाम में भी आ सकता है और यहाँ पर एग्जाम के अलावा एज अ नर्स, एज अ CHO आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके क्लिनिक पे यदि कोई फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में पूछने आता है तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये एडवाइस डॉक्टर करेगा, आप ओनली इंजेक्शन उसको ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। तो सेफ पीरियड का मतलब होगा ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो कंसीव होने के चांस ना के बराबर होंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो वो कौन सा पीरियड होगा और किस बेस पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, लेंथ ऑफ ओवुलेशन पे, लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज पर। तो सेफ पीरियड क्या है, सेफ पीरियड कब माना जाता है, किस बेस पे काम करेगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है। यदि आपका 28 डेज की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि सेफ पीरियड कौन सा होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा, और जब IOP बढ़ता है, IOP का मतलब है आंखों में जो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं और ये IOP के कारण ही होगा। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mm ऑफ Hg। कितना होगा, 12 to 21 mm ऑफ Hg। हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा कैलोरीज की कितनी ज़रूरी होगी, 300 किलो कैलोरीज, 400, 200 की 100। दैट मीन्स आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, उससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 300 किलो कैलोरीज़। कितना, 300 किलो कैलोरीज़। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि प्रेगनेंसी में यदि नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं, हम नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं तो 10 to 12 kg अप्रॉक्सीमेट एक जो आइडल वेट कंसीडर किया जाता है कि एटलीस्ट 11 किलोग्राम तो बढ़ना ही चाहिए। अब यहाँ पर यदि कैलोरीज़ की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कितना, 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2200 कैलोरी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर और 2400 कैलोरी पर डे ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। यदि आपको इस तरीके से आता है तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन यदि आपको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है, यहाँ तो पूरा इंक्लूडेड बताया है मैंने कि आपको 1800, 2200, 24 कैलोरी चाहिए। लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कि पर डे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट होता है कोई बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता है, किसी को वॉमिटिंग होती है तो नहीं खा पाता। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन के लिए भी आपको आता है, तो पर डे 100 mg आयरन की ज़रूरत होगी, फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे। प्रेगनेंसी में यहाँ पे 100 mg पर डे आयरन और 500 mcg पर डे फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज व्हाट टू यूज़ टू कैलकुलेट द EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा।
फ्रॉम LMP, फ्रॉम पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड, बेस्ड ऑन एमनोरिया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो EDD कैलकुलेट की जाती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से। LMP का जो पहला दिन होता है उससे यहाँ पर EDD को कैलकुलेट किया जाएगा, ना तो पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड से, नहीं एमनोरिया से। एमनोरिया ज़रूरी नहीं कि आपके पीरियड्स स्टॉप हो गए तो आप प्रेग्नेंट हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी रीज़न से आपको पीरियड्स आने स्टॉप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ओनली प्रेगनेंसी में। आपको POCD है तो हो सकते हैं, कुछ थायराइड प्रॉब्लम इशू है तो हो सकते हैं, कुछ और अदर इशू हैं तो भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेस के कारण डिले हो सकते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पर EDD के लिए आप LMP का फर्स्ट दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज कैलकुलेट करते हैं तो EDD निकल के आएगा। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पूछे, वीक्स में पूछें तो 42 वीक्स, 37 वीक के बाद जो डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल टर्म डिलीवरी में आएगा। लेकिन पोस्ट टर्म पूछें तो 42 वीक। लेकिन यहाँ पर आपको दिन में पूछें तो टोटल 280 दिन, 280 डेज। क्लियर? LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, 10 लूनार मंथ जिसको आप कह सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप कैलकुलेट नेगल्स फॉर्मूला यहाँ पे बेस्ड ऑन एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, तो सबसे कॉमन इसी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहला टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन TT इम्यूनाइजेशन किया जाएगा प्रेगनेंसी में एंटीनेटल मदर को, कब किया जाएगा? 12th वीक में, 16th वीक में, 20 वीक में, या फिर 24th वीक में। तो ये किया जाता है जनरली 4th मंथ में। कब किया जाता है? 4th मंथ में। बेस्ड ऑन हम 4 वीक का एवरी मंथ कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन किया जाता है 16th वीक में। कब? 16वें हफ्ते में। कब? 16th वीक में या फिर चौथे महीने में हम कह सकते हैं। और इसके बाद 4 वीक का या फिर 1 महीने का गैप देके सेकेंड TT का डोज है जो लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज मोस्ट फेमस क्वेश्चन गायनिक का, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आएगा। द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो यूट्रस है जो अम्बलाइकस तक किस वीक की प्रेगनेंसी में पहुंच जाएगी? 20 में, 24th में, 26 में कि 36 में? किस वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस है जो अम्बलाइकस के लेवल तक पहुंचेगी? तो ये पहुंचेगी 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। कब? 24th वीक की प्रेगनेंसी में। ये देखिए यहाँ पर 16th वीक में 3 फिंगर विड्थ ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया। सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ से 16वें हफ्ते तक पहुँचेगी। यहाँ से कितना? 3 फिंगर्स। फिर 20 में 3 फिंगर विड्थ बिलो अम्बलाइकस। अम्बलाइकस यहाँ पे है, नीचे रहेगा 20 में। क्लियर? फिर 24 में सीधा सेंटर में जो अम्बलाइकस पॉइंट है वहाँ पर। 28 में अम्बलाइकस से 3 फिंगर ऊपर। 32 में अम्बलाइकर और स्किफॉइड प्रोसेस के बीच में जो स्टर्नम है, स्टर्नम जो बोन है वहाँ पे। 36 में कोस्टल आर्च तक, टॉप तक। आफ्टर 36 वीक के बाद कोस्टल आर्च से डाउन आएगा, जिस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? लाइटनिंग। यदि प्रीमी पैरा में देखें तो 7 वीक के बाद होगा, क्योंकि मल्टी पैरा होती हैं उनमें 36 वीक के बाद ही लाइटनिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट किया जा रहा है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा? फोर्सेप्स, वेजाइनोस्कोपी, वेंटोज या फिर एरिस स्पेटुला। सबको पता है सर्वाइकल स्मीयर जो सर्विक्स कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग की जाती है ताकि हम पता कर सकें सर्विक्स कैंसर तो नहीं हो रहा है डेवलप। उसके लिए जो आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कहलाता है एरिस स्पेटुला। ये एग्जाम में आपको एज एन इमेज के तौर पे भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन द विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ड्रग्स और एक्सरे किस ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अवॉइड किए जाते हैं? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर नन ऑफ द अबव।
तो वैसे तो किसी भी ट्राइमेस्टर में एक्सरे और ड्रग्स नहीं दी जाती हैं, यहाँ पर ये ड्रग्स है, लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसी टाइम पर वाइटल ऑर्गन्स बनना डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्सरे ड्रग्स कुछ भी है जो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? इनमें से प्रिजम्पटिव साइन कौन से हैं प्रेगनेंसी के? पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, गॉडेल साइन, एफासमेंट। कौन से हैं जो प्रिजम्पटिव साइन है प्रेगनेंसी के? तो प्रेगनेंसी के जो प्रिजम्पटिव साइन है वो होंगे आपके नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग। 3 टाइप्स के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब कि आप ऐसे साइंस क्या कर रहे हैं, आपको अज्यूम हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं बट ये कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर आपका नोजिया वॉमिटिंग होगा, एमनोरिया होगा, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी होगी, यूट्राइन एनलार्जमेंट होगा, पिगमेंटेशन होगा, लेकिन आपको कुछ और रीजन से भी हो सकते हैं। प्रोबेबल साइन में आपके आएंगे गॉडेल, सैगर्स, चैडविक, बलॉटमेंट, ब्रैक्सटनिक्स, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब किस में आएंगे? प्रोबेबल साइन में। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। प्रोबेबल का मतलब जो साइन डॉक्टर ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट ने आप में चेक किए, वो पॉजिटिव में जब कंफर्म है, फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, अल्ट्रासाउंड में आप यूएसजी में देखेंगे तो बेबी पूरा बना हुआ दिखेगा, तो किस में आएगा? पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन में। नेक्स्ट वन, इन फीटल वेसल्स वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट? फीटल वेसल्स में ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? डक्टस विनोसस में, डक्टस आर्टरियोसस में, पल्मोनरी आर्टरी की अम्बिलिकल आर्टरी में। फीटल सर्कुलेशन में जो फीटल वेसल्स हैं, चारों हैं जो यहाँ पे, इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होंगे डक्टस विनोसस में। कहाँ पे? डक्टस विनोसस में। नेक्स्ट वन इज, इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर केम इनटू प्रैक्टिस? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिस में कब आया था? 1952 में, 1978 में, 1975 में कि 1982 में? तो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, कब आया था? 1978 में। 1978 में अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत इसेंशियल हेल्थ केयर जिसको कहा गया है, तो इसके थ्रू जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसमें आपकी जितनी भी एक्सेसिबल केयर हो गई, आपकी क्वालिटेटिव केयर हो गई, तो सभी आपकी किस में आएगी? प्राइमरी हेल्थ केयर में, जिसको हम एसेंशियल हेल्थ केयर भी कह सकते कर रहे हैं हम। तो प्राइमरी हेल्थ केयर कब आई? 1978 में। इसका मतलब एसेंशियल हेल्थ केयर। इसके आपको एग्जाम में एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, तो एलिमेंट्स इसके टोटल 8 होते हैं: एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट और ड्रग अवेलेबिलिटी। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। अब यहाँ पर इसके प्रिंसिपल, एलिमेंट्स अलग है, प्रिंसिपल अलग है। प्रिंसिपल बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन एक जो न्यू ऐड किया गया है वो यहाँ पर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन प्रिवेंशन। ये आपके क्या है? प्रिंसिपल हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल है, दो में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द एप्थोटोसस अल्सर रिड्यूस्ड बाय। तो जो एप्थोटोसस अल्सर है ये किसके थ्रू कम होंगे? गुड ओरल हाइजीन के कारण, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के कारण, इंश्योर टूथब्रश हैज अलाइंड एंड ब्रिसल्स आर सॉफ्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं कभी कभी, उन्हीं को यहाँ पे कहा है एप्थोटोसस अल्सर। तो ये क्या है, किसके कारण होंगे? सबसे आप अच्छी ओरल हाइजीन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, प्रॉपर तरीके से आपका पेट साफ रहे। आप ऐसा टूथब्रश यूज़ करें जिसके जो अलाइन हैं और ब्रिसल से क्या हो, सॉफ्ट हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो एप्थोटोसस अल्सर कैसे कम होंगे? इन सभी चीज़ों से। ये देखिए छाले जो बने हुए हैं इनको आप छाले कहते हैं। जो स्मॉल सेलोसोर रहेंगे माउथ में, बेस ऑफ द गम्स, इसको हम क्या कहते हैं? छाले कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये कैसे ठीक होंगे? जब आप अच्छी ओरल केयर करेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, आपका पेट अच्छा रहेगा, तो ये अपने आप ठीक रहेंगे।
नेक्स्ट वन इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट्स एस स्टैंड फॉर। तो आपने एडोलेसेंट हेल्थ है जो, इसमें हेड असेसमेंट किया जाता है, सॉरी हेड्स असेसमेंट किया जाता है। तो इस हेड्स असेसमेंट में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एडोलेसेंट एज पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू WHO के 10 से 19 साल तक का, क्या है, किशोरावस्था जिसको हम कहेंगे। इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं मेंटली फिजिकली चेंजेस से होते हुए गुजरते हैं। तो यही एक ऐसी स्टेज होती है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच की स्टेज जिसको हम एडोलेसेंट कहेंगे। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की रहेगी। इसमें बहुत सारे फिजिकली मेंटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक हेड्स असेसमेंट किया जाता है। इसी के लिए RMN-CH+A प्रोग्राम है, RKS के प्रोग्राम है, RBS के प्रोग्राम है, सब एडोलेसेंट एज के लिए हैं। तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सभी चीज़ें होंगी। ये रहा आपका हेड्स असेसमेंट जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन किए जाते हैं इस असेसमेंट के थ्रू। एच रिप्रेजेंट करेगा होम एंड एनवायरनमेंट को, ई रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को, ए का मतलब है एक्टिविटीज़, डी का मतलब है ड्रग्स, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं, एस से सुसाइड होगा, सेक्सुअलिटी होगी आपकी एंड सेफ्टी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। पर्ट्यूसिस जिसको हम बूफिंग कप कहते हैं, तो यहाँ पर 100 दिन की खांसी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस कब देखने को मिलेंगे, सॉरी किस एज में देखने को मिलेंगे? जब 0 to 2 ईयर्स हो, 3 to 4 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स या फिर 8 to 12 ईयर्स। तो पर्ट्यूसिस के सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं जब बच्चा क्या हो, 0 to 2 ईयर तक की एज में हो। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस इंसिडेंस रहेंगे किसके होने के? पर्ट्यूसिस के होने के, जिसको हम बूफिंग कफ या फिर 100 दिन की खांसी के नाम से जानते हैं। कॉजेट एजेंट है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। फ्लैग साइन किस डिसीज का क्लिनिकल फीचर है? रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस का, मरासमस का या फिर क्वासियोरकर का। तो फ्लैग साइन का मतलब है आपके जो बाल हैं, जो आपके हेयर हैं, कैसे रहेंगे? झंडे जैसे, बीच में एक अलग टाइप का कलर सा दिखेगा आपको। और ये देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर में। देखिए आपके जो हेयर है ब्रिटल्स हेयर रहेंगे, तो इसमें आपके जो निशान जो बीच में बालों का जो चेंजेस देखने को मिल रहा है कहलाता है फ्लैग साइन, जो कि क्लासिकल साइन है किसका? क्वासियोरकर का। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैक्सीन इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री विथ कन्वल्जन। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? जिस बच्चे को कन्वल्जन्स के हिस्ट्री रही हो, जिसको फिट्स आए हुए हैं, उनमें आप कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो या फिर चिकन पॉक्स। तो हमेशा जिस बच्चे को फिट्स की प्रॉब्लम हो या फिर प्रीवियसली कन्वल्जन आए हैं, तो जब आप DPT वैक्सीन देते हैं तो डॉक्टर आपसे स्पेशली बच्चे की हिस्ट्री पूछते हैं, क्योंकि इसमें जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, इसके कारण बच्चे को और ज़्यादा कन्वल्जन्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे को कन्वल्जन्स की हिस्ट्री रही हो, फिट्स की हिस्ट्री रही हो, सीजर्स की हिस्ट्री रही हो, तो बच्चे में पर्ट्यूसिस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ द चाइल्ड हु हैज हैविंग निमोनिया। यदि किसी बच्चे को निमोनिया है तो प्रायोरिटी नीड क्या होगी बच्चे की केयर के लिए? रेस्ट, ट्राईसाइक्लिक राइडिंग, न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। तो जब बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो ऐसे केस में बच्चे के लिए रेस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब रेस्ट करेंगे आप तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम होगी और मेटाबॉलिक नीड्स भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर बच्चे को भी थोड़ा रिलीफ रहेगा। तो यहाँ पर जब भी बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो रेस्ट है जो फर्स्ट केयर रहेगी बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज क्रैमर्स रूल्स यूज्ड फॉर। जो क्रैमर्स रूल है किसके लिए अपनाया जाता है? जॉइंटिस के लिए, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के लिए, बर्न्स के लिए कि एस्फेक्सिया के लिए? क्रैमर्स रूल है जो यूज़ किया जाता है जॉइंटिस वाले मरीज में, स्पेशली बच्चे में।
तो यहाँ पर क्रैमर्स रूल किसके लिए है? जॉइंटिस के लिए, पीलिया के लिए हम कहेंगे। तो यदि ब्रेन में होता है पीलिया, जो बिलीरुबिन का लेवल ब्रेन तक बढ़ जाए तब वो कहलाता है कर्निक टेरस। तो यहाँ पर है क्रैमर्स रूल। यहाँ पर सीरम बिलीरुबिन लेवल को है जो बेस्ड ऑन बॉडी एरिया के, बॉडी पार्ट्स के, यहाँ पे यदि फेस है तो फेस ब्लू टाइप का दिखता है तो 4 to 6 mg पर DL। चेस्ट, अपर एब्डोमेन यहाँ पर 8 to 10 mg पर DL हो गया, जो कि ग्रीन कलर से शो हो रहा है इमेज में। लोअर एब्डोमेन और थाइस येलो कलर रहेंगे, जो कि 12 to 14 mg पर DL है। आर्म्स, लोअर लेग पिंक रहेंगे, 15 से 18 mg पर DL। पाम्स एंड सोल्स में 15 से 20 mg पर DL। सबसे पहले जो जॉइंटिस शो होता है वो होगा आपके नेल्स पर, कि आइज में, स्क्लेरा में, हाथों में पीलापन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? क्रैमर्स रूल है, जिससे आप जॉइंटिस में बिलीरुबिन का लेवल कितना बढ़ा है, कितने परसेंटेज तक बढ़ा है। नेक्स्ट वन इज इन एक्सरे द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड विद टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट अपीयर्स। यदि किसी बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, क्या है? टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, जिसमें 4 एबनॉर्मलिटीज़ होंगी टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में, तो बच्चे का हार्ट एक्सरे में कैसा दिखाई देगा? कौन शेप्ड? बूट शेप्ड, एप्पल शेप्ड कि पी शेप्ड? तो यदि बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है तो बच्चे का जो हार्ट का शेप है ऐसा होगा, जूते के शेप जैसा। ये देखिए यहाँ पे बूट जैसे दिखेगा। टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? 4 कंजेनाइटल, हार्ट की 4 कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, एनोमलीज, उनसे मिलके बना है। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, VSD, ओवरराइडिंग आउट एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज